Good morning, friends. Welcome to my 36th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding determinant. I have told that determinant is a value attached with a square matrix. Then we have discussed different properties of the determinant. What is the property? Property means the rules, regulations of determinants which has already been established or proved by different researchers in mathematics. So we can use those properties as formulas of determinant. Then we have discussed how to solve different problems by using different properties of the determinants. We have solved 7 to 8 problems in our previous class. Today we will discuss another some important problems relating to determinants which are to be solved by applying different properties of the determinant. Before discussing this, let me first share my screen with you. Then we will discuss different problems relating to determinants which are to be solved by using properties. Okay, 1 minute, please. Okay, friends. We will discuss regarding properties of the determinant. First, we will solve question number 1. Write down question number 1. Okay. Write down using appropriate property prove that one determinant is given, that is 1, 3, 4. Next one is 5, 15, 16. 5, 15, 16. Next one is 6, 18, 8. This is the case, that is equal to 0. इसको वैल्यू इसको प्रूव करना है बाय अप्लाइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, सो लिखेंगे सॉल्यूशन. हाउ यू विल सॉल्व इट? लिखो लेट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या है, ये डिटर्मिनेंट को उतार दो. 1, 3, 4. नेक्स्ट 5, 15, 16. नेक्स्ट 6, 18, 8. दिस इज द डिटर्मिनेंट गिवन. अभी क्या करेंगे, हमको इसका वैल्यू 0 निकालना है. बेटा एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू कब 0 होता है हमको पता है. अगर एक डिटर्मिनेंट का सारा एलिमेंट किसी रो का या किसी कॉलम का 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा. या नहीं तो और भी हमको पता है क्या है, अगर एक डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम इक्वल हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 आ जाएगा. तो देखते हैं, अगर इसमें इक्वल हो सकता है तो इक्वल करेंगे, 0 हो सकता है तो 0 करेंगे. सपोज तो लिखेंगे. अच्छा आपको देखिए यहाँ पर कितना रो है कितना कॉलम है सर? 3 रो है 3 कॉलम है. C1 है, C2 है, C3 है. अच्छा ये C1, C2, C3 से कुछ कॉमन जा सकता है क्या? C1 से कुछ कॉमन जा सकता है? नहीं. C2 से कॉमन जा सकता है. सर C2 से अगर 3 कॉमन ले लेंगे फर्स्ट केस में, यहाँ पर 1 रहेगा. अच्छा 15 में से 3 कॉमन ले लिए 5 रहेगा. 18 में से 3 कॉमन ले लिए 6 रहेगा. वो 1, 5, 6, 1, 5, 6. तो C1, C2 इक्वल हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा. हमको फॉर्मूला मिल गया. तो क्या करेंगे, टेकिंग किसको कॉमन लेंगे, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2 we will get, क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना कॉमन जाएगा, 3 कॉमन जाएगा. 3 कॉमन चला गया
तो C1 कितना बचा, C1 बचा 1 5 6। नेक्स्ट C2 कितना बचा, अच्छा 3 कॉमन चला गया तो ये भी बचा 3/3 1, 15/3 5, नेक्स्ट 18/3 6, नेक्स्ट यहाँ पर हो गया 4 16 8। बेटा अभी ये जो डिटरमिनेंट नया आया है इसका C1 और C2 सेम है, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो पता लिखेंगे इन the above determinant C1 is equal to C2, hence the value of the determinant will be 0। लेकिन हमको प्रूव करना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए 3 कॉमन गया था 3 इंटू ये जो डिटरमिनेंट आया इसका वैल्यू आ गया 0, 3 इंटू 0 समथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर या प्रूव्ड जो भी लिखेंगे इसका वैल्यू 0 है, हमको प्रूव हो गया। बेटा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। क्वेश्चन नंबर 1 अगर समझ गए फिर हम जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेडिंग करो क्वेश्चन नंबर 2। लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, यूजिंग रेलिवेंट प्रॉपर्टी, यूजिंग रेलिवेंट प्रॉपर्टी प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, देखते हैं क्या प्रूव करना है। 369 एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, क्या है 369 कॉलम वाइज, फिर है 6 9 12, फिर दिया हुआ है 12 21 30, इजिकल टू 0। इसको प्रूफ करना है। बेटा जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो लाने के लिए दो रो को या दो कॉलम को इक्वल कर देंगे तो जीरो आएगा, या नहीं तो एक डिटरमिनेंट का किसी रो में पूरा का पूरा वैल्यू 0 या किसी कॉलम में पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। तो लिखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर, लेट ए इज इक्वल टू क्या है 3 6 12 6 9 21 9 12 30, दिस इज ए डिटरमिनेंट। अच्छा ठीक, अभी देखिए अगर मैं 12 में से 6 माइनस करूं, कितना माइनस करूं, 12 में से 6 माइनस करूं, कितना बचेगा 6, 6 में से 3 माइनस करूं, कितना बचेगा 3, तो ये माइनस किया ये माइनस किया तो क्या होता है 12 में से 6 गया तो 3, तो 6 में से 3 गया तो कितना हो गया 3। 21 में से 9 माइनस करो, 21 में से 9 माइनस करो, यहाँ पर 21 में से 9 माइनस करो तो कितना हो जाता है 21 माइनस 9 कितना 12, 12 माइनस 6 6। इसका मतलब ऐसा क्या होता है सेम आ जाता है 30 माइनस 12 कितना हो गया 18, 18 माइनस 9 9। इसका मतलब ये में मेरे को C3 में मेरे को मिल जाएगा क्या 3 6 9, तो हो जाएगा हमारा केस। तो हमको पता है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अभी इस तरह से करेंगे तो लिखेंगे
रिप्लेसिंग C3 विथ C3 को रिप्लेस करेंगे कैसे, C3 माइनस C2 माइनस C1। मैं पढ़ाया था प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी दो कॉलम को ऐड करते हैं या दो कॉलम को माइनस करते हैं या तीन, एक को ऐड एक को माइनस करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है। तो वी विल गेट, व्हाट वी विल गेट, A इज इक्वल टू कितना आएगा, रिप्लेस करो फास्ट हो जाएगा। और वह C1 तो जो था वही रहेगा 3 6 9, और C2 तो जो था वो रहेगा 6 9 12, लेकिन C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 माइनस 3, और इसका वैल्यू कितना होगा 21 माइनस 9 माइनस 6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 माइनस 9। तो और दैट इज इक्वल टू कितना होगा 3 6, पहले 3 6 9 C1 लिखता हूं, 6 9 12, इसका वैल्यू कितना 12 माइनस 6 6 माइनस 3 3, नेक्स्ट 21 माइनस 9 12 12 माइनस 6 6, नेक्स्ट 30 माइनस 12 18 18 माइनस 9 9। अभी आप देखिए ये जो डिटर्मिनेंट आया C1 C2 C3, C1 और C3 क्या हो गए, C1 और C3 सेम हो गए। अगर सेम हो गए तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर in the above determinant क्या क्या सेम हो गया, C1 is equal to C3, hence the value of the determinant shall be 0। Therefore क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, A is equal to कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 0, जिससे हमको प्रूव करना था तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड। बेटा समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिखेंगे, हेडिंग करो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखते हैं। लिखो, सो दैट एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -2 5 -3, रो वाइज -2 5 -3, नेक्स्ट दिया हुआ है 6 -15 9, 6 -15 9, नेक्स्ट 0 1 2 इजिकल टू कितना है, इजिकल टू 0। बेटा कब एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है, एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू तब 0 आएगा जब क्या हो जाएगा, जब सारा किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सारा एलिमेंट 0 आ जाएंगे, या नहीं तो दो रो या दो कॉलम क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो जाकर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी लिखते हैं, सपोज हम एक काम करेंगे तो आंसर लेट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, इसका वैल्यू करेंगे क्या है, -2 5 -3, नेक्स्ट वन 6 -15, नेक्स्ट 9,
नेक्स्ट है 0 1 2, लेट a इज इक्वल टू दिस। देन क्या करेंगे, अगर हम R1 को और नहीं तो R2 को रिप्लेस कर दें, किससे, R2, रिप्लेसिंग R2 with R2 प्लस 3R1, R1 को 3 गुना करके मिला देंगे R2 में, और जो आएगा वो नया R2 हो जाएगा। वी विल गेट, बट वी विल गेट, प्लीज सी, ये 3 गुना क्यों किया, देखो ये 6 है, -2 को 3 गुना करने से कितना आ जाएगा, -2 को 3 गुना करने से आपको पता चलेगा ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, माइनस ये यहाँ पर -2 दिया हुआ है। अच्छा, -2 को 3 गुना करने से -6 आता है, 6 + 6 0 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 को 3 गुना करने से 15 होता है, 15 + -15 0 आ जाएगा। ये -3 है, -3 को 3 गुना करने से -9 आता है, -9 + 9 0 आ जाएगा। ये आपको कॉमन सेंस लगाकर ये डिसाइड करना पड़ेगा, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसको आपको कॉमन सेंस लगाकर कैसे करेंगे, 0 निकाल देंगे, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो वी विल गेट, व्हाट वी विल गेट, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, फर्स्ट R1 जो था वही रहेगा, R1 रहेगा -2, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट -3। अच्छा, R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 6 प्लस, ये क्या हो जाएगा, -2 को 3 गुना करो, 3 गुना -6, नेक्स्ट इसमें कितना आएगा, -15 प्लस 3 गुना करो 5 को 15, नेक्स्ट कितना आएगा, 9 प्लस -3 को 3 गुना करो -9, ये हो गया। R3 जो था वही है, 0 1 2। अभी क्या होता है देखते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, फर्स्ट वाला -2 5 -3, नेक्स्ट 0 0 0, नेक्स्ट 0 1 2। तो ये डिटर्मिनेंट में किसका वैल्यू 0 हो गया, R2 का वैल्यू 0 हो गया। अगर R2 का ऑल एलिमेंट्स 0 है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स कितना होगा, 0 होगा। इसको लिखेंगे, लिखेंगे आज all elements of the R2 is 0, then the value of the determinant shall be 0। क्या लिखेंगे, therefore डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। प्रूव्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 चला गया, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लिखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, प्रूव दैट, व्हाट टू प्रूव, प्रूव दैट, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 1 रो वाइज, 1 1 1, फिर लिखा हुआ है ए बी सी, फिर लिखा हुआ है बी प्लस सी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी,
नेक्स्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? अच्छा देखो, यहाँ पर तो 3 रो है, हमको क्या करना है? जीरो किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कब आएगा? अगर सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 हो जाए, या नहीं तो कोई दो कॉलम या 2 रो क्या इक्वल हो जाए, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। अभी देखते हैं, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर मैं क्या करूं, R2 और R3 मिला दूं, ये दोनों को मिला दूं, R2 को मिला दूं, R3 को मिला जाऊं, क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले जाऊंगा तो ये 1 1 1 हो जाएगा। ऊपर में 1 1 1 है, नीचे में 1 1 1, दोनों सेम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी इसको हम बनाते हैं, तो लिखेंगे, कैसे शुरू करेंगे? लेट a इज इक्वल टू, लिखेंगे क्वेश्चन क्या है? 1 1 1, फिर a b c, नेक्स्ट है b प्लस सी, नेक्स्ट है a प्लस सी, नेक्स्ट है a प्लस बी। कोई डाउट है क्या? फिर लिखेंगे टेकिंग, रिप्लेसिंग R2 by R2 plus R3, we will get, क्या हमको मिलेगा? डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, बेटा R1 जो था वही रहेगा। R1 क्या था? 1 1 1। R2 क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट आ जाएगा b प्लस सी, a प्लस सी, नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस बी। हमको पता है डिटर्मिनेंट केस में हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कहां से जाएगा? कॉमन आइदर किसी रो से जाएगा या नहीं तो किसी कॉलम से जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन लेंगे? कॉमन लेंगे कहां से? अच्छा, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। कॉमन जाएगा कहां से? R2 से। फ्रॉम R2 we will get, what we will get? डिटर्मिनेंट a is equal to, कॉमन चला गया a प्लस बी प्लस सी, आगे आ गया। फिर जो था वही रहेगा। R1 में तो कुछ कॉमन नहीं गया है, 1 1 1। अच्छा, R2 में से a प्लस बी प्लस सी चला गया, तो a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बचा 1। सेकेंड केस में 1, थर्ड केस में 1। नीचे में क्या बचा? b प्लस सी, ए प्लस सी, नेक्स्ट a प्लस बी। अभी हमको पता चल गया ये जो डिटर्मिनेंट है उसका दोनों रो सेम हो गया। कौन सा रो? ये R1 सेम हो गया और R2 सेम हो गया। R1 सेम, R2 सेम। तो लिखेंगे इन द एबव डिटर्मिनेंट R1, नहीं R1, हाँ R1 इज इक्वल टू R2, हेंस वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो लिखेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। प्रूफ? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 चला गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किए, कैसे हम a प्लस बी प्लस सी कर लिए, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेकर हम क्या किए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा हेडिंग करो क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्रूव दैट क्या दिया हुआ है, वाई जेड, कॉलम वाइज लिखता हूं, रो वाइज, वाई जेड एक्स स्क्वायर, फिर जेड एक्स वाई स्क्वायर, फिर लिखो एक्स वाई, फिर लिखो जेड स्क्वायर इजिकल टू, प्रूफ करना है 1 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट एक्स क्यूब, अच्छा नेक्स्ट है 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, नेक्स्ट 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। इसको प्रूव करना है, ये दोनों का वैल्यू सेम है, हमको प्रूव करना है। बेटा देखो, ये दोनों का प्रूव करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो चीज पहले समझ लो। अगर वो चीज समझ लो तो आपको आसानी होगा। सपोज एक चीज है, सपोज 10 है, 10 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू भी 10 आएगा। कोई डाउट है क्या? उसी तरह से अगर एक चीज है 8 है, 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया और 3 डिवाइड किया, उसका वैल्यू कितना आएगा सर जी? वही 8 आएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करते हो वही अगर डिवाइड कर देते हो वैल्यू बदलता नहीं, इसका वैल्यू भी 8 आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? 10 इंटू 2 1/2 कर दिया, ये आ गया। 8 को भी उस तरह से किया, वही आ गया। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें देखो, हमको एक्स को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर बनाना है। तो एक्स को यहां पर देखो वाई जेड जेड एक्स वाई जेड है, एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है। अच्छा, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है, इसका मतलब ऊपर में हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में हमको एक्स अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा एक्स क्यूब। अच्छा, यहाँ पर वाई अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब। हमको वाई क्यूब चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन में गलत लिखा हूं, वाई क्यूब लिखना है। अच्छा, यहां पर नेक्स्ट केस में अगर जेड मल्टीप्लाई करता हूं, ये एक्स वाई जेड, ये जेड स्क्वायर, ये जेड क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हमको पता चल गया यहां पर एक्स मल्टीप्लाई करना है, यहां पर वाई मल्टीप्लाई करना है, यहां पर जेड मल्टीप्लाई करें। अगर ये तीनों मल्टीप्लाई करना है तो खाली में तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो चीज मल्टीप्लाई करेंगे वो डिवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, 1/x करेंगे, यहां पर 1/y इंटू कर देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 1/z इंटू कर देंगे। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अगर हम ऐसा करें 1/x इंटू एक्स, 1/y इंटू वाई, 1/z इंटू जेड, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। क्लियर है क्या? तो क्या करेंगे, इसको अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे, मैं इसको मिटाता हूं तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। बेटा ये सब मैं माइनस कर लेता हूं। ओके, देखते हैं। लेट सॉल्यूशन लिखिए, लेट ए इजिकल टू, क्वेश्चन जो है लिखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई जेड जेड एक्स वाई, फिर एक्स वाई जेड, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नेक्स्ट
एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो करेंगे इफ वी मल्टीप्लाई एक्स इन, ये R1, ये R2, ये R3, if we multiply x in R1 and 1 by x to the determinant, similarly y in R2 and 1 by y in the determinant, next z in R3 and 1 by z in the determinant, we will get, बेटा जो चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो वो चीज डिवाइड भी कर रहे हो, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा, क्या मिलेगा हमको ऐसे करने से, क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए विल बी, व्हाट द डिटर्मिनेंट ए विल लुक, फर्स्ट हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई इंटू 1 बाई जेड, फिर क्या करेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ऊपर में एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई जेड, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स क्यूब। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड में एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, थर्ड में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, ये मिल जाएगा। अभी यहां पर कुछ कॉमन जा सकता है क्या, हाँ सर कॉमन जा सकता है। क्या कॉमन जा सकता है, देखेंगे एक्स वाई जेड कॉमन जा सकता है। कहां से एक्स वाई जेड कॉमन जा सकता है, सर एक्स वाई जेड कॉमन जा सकता है कौन से रो, यहाँ पर C1 है, C2 है, C3 है, कहां से कॉमन जा सकता है, C1 से कॉमन जा सकता है। तो लिखेंगे टेकिंग टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C1 we will get, बेटा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आएगा, फर्स्ट ये तो 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड, ये हो गया 1 बाई एक्स वाई जेड, फिर कॉमन ले लिया कितना, एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचता है लिख देंगे, बाकी क्या बचता है, ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कॉमन चला गया, आ गया 1। अच्छा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कॉमन चला गया, आ गया 1। नेक्स्ट एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कॉमन चला गया, आ गया 1। फिर यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। बेटा समझ में आ रहा है क्या, हम बचपन में पढ़ाए हुए हैं, कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कट जाता है, तो क्या बचेगा, ये 1 इंटू समथिंग, 1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू दैट थिंग, दैट मीन्स देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगा, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, दिस इज द वैल्यू। अच्छा, हमको यही तो निकालना था, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या निकालना था, देखो 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, दैट प्रूव्ड, ये आ गया इसका वैल्यू। बेटा एग्जाम्पल नंबर कितना गया, एग्जाम्पल नंबर 5 गया। ओके, देखो नेक्स्ट अभी बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6।
बेटा हेडिंग करो एग्जाम्पल नंबर 6। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 6। प्रूव दैट क्वेश्चन दिया हुआ है 0 xy² नेक्स्ट xz² नेक्स्ट x²y 0 yz²। नेक्स्ट है x²z y²z फिर 0 इजिकल टू 2x³ इंटू y³ इंटू z³। इसको प्रूव करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 0 xy² xz², नेक्स्ट में x²y 0 yz², नेक्स्ट x²z y²z 0 इजिकल टू 2x³ इंटू y³ इंटू z³। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखेंगे इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे। लेट, इसको a ले लेते हैं, मैं यहीं पर कर लेता हूं। सपोज a इजिकल टू दिस, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा पहले देखेंगे कुछ कॉमन जा सकता है क्या। अच्छा देखिए कॉमन कुछ जा सकता है क्या, पहले देखते हैं। कॉमन कुछ जाता है तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा देखो C1 से क्या कॉमन जा सकता है, नजर करो। ये 0 है, ये x²y है, ये x²z है। x² कॉमन जा सकता है क्योंकि 0 में भी x² है। 0 इंटू x² इजिकल टू 0, इसमें भी x² है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें भी x² है। यहाँ पर ये y² है, 0 इंटू y² है। आप समझ में नहीं आ रहा क्या? ये भी इसमें x² है क्योंकि 0 इंटू x² इजिकल टू 0, इसमें भी y² है। तो इसमें से y² कॉमन जा सकता है। इसमें भी z² है किंतु 0 इंटू z² इजिकल टू क्या है? 0 इंटू z² इजिकल टू 0 है। तो C1 है, C2 है, C3 है। इसमें से कॉमन जा सकता है। C1 से क्या कॉमन जा सकता है सर? C1 से कॉमन जा सकता है x²। C2 से कॉमन क्या जा सकता है? C2 से जा सकता है y²। C3 से क्या कॉमन जा सकता है? C3 से कॉमन जा सकता है z²। बात समझ में आ रहा है क्या? तो लिखेंगे इसको, पहले सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन, लेट a इजिकल टू, क्वेश्चन लिख ले। क्या क्वेश्चन है? पहला है 0 x²y, नेक्स्ट x²z, फिर इसमें है xy², नेक्स्ट है 0, नेक्स्ट है y²z, नेक्स्ट इसमें है xz², इसमें है yz², इसमें है 0। अभी मैं समझा दिया हूं किससे क्या कॉमन जाएगा। x² कॉमन जाएगा C1 में, तो लिखेंगे टेकिंग x² कॉमन फ्रॉम C1, y² कॉमन फ्रॉम C2 and z² कॉमन फ्रॉम C3, we get क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट a मिलेगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पहले? अच्छा कॉमन जाएगा ना, पहले कॉमन ले ले। कॉमन वाला फिगर को लेकर फिर देखते हैं क्या रहेगा। पहले लिखो, हाँ पहले लिखो, ये हो जाएगा x। अच्छा पहले x² कॉमन गया, x² गया, फिर इसमें से y² कॉमन गया, y² कॉमन गया, फिर z² कॉमन गया, z² कॉमन गया। जो डिटरमिनेंट बचता है लिखेंगे। फर्स्ट में से
फर्स्ट C1 में से एक्स स्क्वायर गया तो C1 में बचा 0, C1 में फिर बचा क्या 0, फिर C1 में बचा एक्स स्क्वायर वाई से तो एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर गया तो वाई, फिर एक्स स्क्वायर जेड से तो क्या गया, एक्स स्क्वायर जेड से तो क्या गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, फिर बचा जेड। नेक्स्ट सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या जाता है, अच्छा सेकेंड C2 से भी कॉमन गया है, वाई स्क्वायर कॉमन गया है तो C2 में बचता है एक्स, फिर बचता है 0, फिर बचता है क्या वाई स्क्वायर मतलब जेड। अच्छा फिर एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर C3 से जेड स्क्वायर कॉमन गया है तो जेड स्क्वायर में से बचता है एक्स, फिर बचता है वाई जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया तो वाई, नेक्स्ट 0 से गया तो 0, ये बचता है। लेकिन अभी हम देखेंगे और कुछ कॉमन जा सकता है क्या, देखेंगे। बेटा देखेंगे, अभी देखो रिसेंट में क्या क्या आ गया, ये आ गया R1, ये आ गया R2, ये आ गया R3। R1 से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, हाँ सर R1 से कॉमन जा सकता है X। अच्छा R2 से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, हाँ सर कॉमन जा सकता है Y। R3 से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, हाँ सर जा सकता है Z। तो लिखेंगे टेकिंग X कॉमन फ्रॉम R1, Y कॉमन फ्रॉम R2 and Z कॉमन फ्रॉम R3, वी गेट क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या था, पहले था सर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर था, अभी कॉमन आप नया ले रहे हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड, फिर देखेंगे वैल्यू क्या बचता है, वैल्यू क्या है। अच्छा R1 में से एक्स चला गया तो R1 हो जाएगा 0 1 1। अच्छा ठीक है, सेकेंड सर Y में से क्या चला गया, अच्छा R2 में से सर Y चला गया तो ये हो जाएगा 1 0 1। नेक्स्ट सर जेड जीरो में से सर जेड ले गया तो 1 1 0। बात समझ में आ रहा है क्या। अभी क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट निकला है इसका वैल्यू एक्सपेंड करके निकाल देंगे, समझ में आ गया, एक्सपेंशन करेंगे और इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग R1 we will get, एक्सपेंड करके R1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगा लिखते हैं। देखेंगे डिटर्मिनेंट A इजिकल टू, एक्सपेंड करेंगे। अच्छा यहां पर एक्सपेंड करेंगे, अगर इसको, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा सर एक्स क्यू इंटू वाई क्यू इंटू जेड क्यू, क्यों एक्स स्क्वायर में एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यू हो गया, वाई स्क्वायर में वाई मल्टीप्लाई हो गया वाई क्यू हो गया, जेड स्क्वायर में जेड मल्टीप्लाई हो गया जेड क्यू हो गया। तो अभी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। बेटा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब पोजीशन साइन निकाल लो, प्लस इसका पोजीशन साइन, अच्छा इसका पोजीशन साइन माइनस, इसका पोजीशन साइन प्लस। मैं पोजीशन साइन पढ़ाया हूं तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा 0 इंटू, ये माइनस कर दो 0 1 1 0, फिर -1 इंटू, इसका वैल्यू माइनस कर दो, कितना हो जाएगा -1 इंटू 1 1 1 0 1 1 1 0, फिर हो जाएगा कितना +1 इंटू, वैल्यू निकालो +1 इंटू 1 0 1 1। बेटा इसका वैल्यू निकालेंगे अभी, तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू
एक्स क्यू इंटू वाई क्यू इंटू जेड क्यू इंटू, बेटा 0 इंटू समथिंग वैल्यू हो जाएगा 0, -1 इंटू, इसका वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 0, हमको पढ़े होंगे 1 इंटू 0 0, फिर हो जाएगा -1 इंटू 1 1, ये हो गया इसका वैल्यू, +1 होल इंटू, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 0 0, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू वाई क्यू इंटू जेड क्यू होल इंटू, ये हो गया 0 -1, ये भी -1 आएगा, +1, फिर ये +1 इंटू 1 1, तो इसका वैल्यू आ गया कितना, और a इजिकल टू एक्स क्यू इंटू वाई क्यू इंटू जेड क्यू इंटू, इसका वैल्यू आ गया 2, और डिटर्मिनेंट a इजिकल टू 2x क्यू इंटू वाई क्यू इंटू जेड क्यू, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन में दिया था, पूछा था, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकालो कितना, 2x क्यू इंटू वाई क्यू इंटू जेड क्यू। बेटा समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 गया, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बेटा हेडिंग करो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट so that 1 1 1 एक्स वाई जेड, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इजिकल टू, उससे निकालना है क्या, एक्स माइनस वाई होल इंटू वाई माइनस जेड होल इंटू जेड माइनस एक्स, इसको प्रूव करना है। अच्छा ठीक, बेटा इस तरह का क्वेश्चन में हमको x माइनस वाई चाहिए, तो इसको माइनस कर देंगे, x को y से माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 3 रो है, 3 कॉलम है, C1 C2 C3। हम अगर C1 को C2 से माइनस करते हैं 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, C2 को C3 से माइनस करते हैं 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। मेरे को 2 0 चाहिए, बाकी को मैं एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकाल दूंगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमको 2 0 चाहिए, तो 2 0 कैसे मिलेगा, C1 को C2 से माइनस करने से हो जाएगा, फिर C2 को C3 से माइनस करने से हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रूफ आंसर, लेट डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, लिखेंगे 1 1 1, फिर x y z, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर। ओके, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग क्या किया, C1 को रिप्लेस कर देंगे C1 माइनस C2 एंड C2 को रिप्लेस कर देंगे C2 माइनस C3। वी गेट, क्या मिलेगा हमको, देखते हैं क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, माइनस करो, ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 1, फर्स्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना होगा 0, सेकेंड हो गया x माइनस वाई, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
फिर सेकेंड केस में कितना हो जाएगा, सेकेंड केस में 1 माइनस वाई, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 आपका आ गया 0, फिर ये हो जाएगा y माइनस जेड, फिर आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बाकी का तो है 1 जेड जेड स्क्वायर। C3 में कुछ नहीं किए तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा आइडिया करेंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चन ये आ गया, यहां तक आ गया, अगर यहां तक आ गया, आपको देखो अभी जो नया C1 C2 C3 आया है उससे कुछ कॉमन जा सकता है क्या? हाँ सर, C1 से कॉमन जा सकता है x माइनस वाई, क्योंकि जीरो में भी x माइनस वाई मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी x माइनस वाई है, क्योंकि इट इज x माइनस वाई होल इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है। अच्छा C2 से भी कॉमन जा सकता है सर, क्या, y माइनस जेड, क्योंकि जीरो में y माइनस जेड है, y माइनस जेड में तो y माइनस जेड है, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में भी y माइनस जेड है, क्योंकि इट इज y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। तो लिखेंगे टेकिंग, क्या कॉमन लेंगे, x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन लेंगे, C1 एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम C2, वी गेट, क्या मिलेगा हमको देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट A इजिकल टू कितना आएगा। अच्छा फर्स्ट केस में देखें कॉमन तो नहीं दिए, पहले कॉमन ले लेंगे फिर देखेंगे, कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट में, फर्स्ट से x माइनस वाई कॉमन गया, ओके x माइनस वाई कॉमन गया। सेकेंड में से क्या कॉमन गया सर, y माइनस जेड कॉमन गया, ठीक है। तो क्या बचता है, फर्स्ट C1 में क्या बचा, C1 में x माइनस वाई कॉमन गया है, तो जीरो के बदले में जीरो बचा। x माइनस वाई से x माइनस वाई कॉमन गया, x माइनस वाई बाई x माइनस वाई 1। अच्छा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से x माइनस वाई गया है, तो बचता है x प्लस वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ऊपर ऊपर एक्स प्लस वाई रहेगा। अच्छा ठीक, सेकेंड केस से, सेकेंड C2 में क्या बचा, C2 में देखिए, C2 में y माइनस जेड कॉमन गया है, तो सर y माइनस जेड गया तो जीरो बचा है, y माइनस जेड से y माइनस जेड गया 1 बचा है, फिर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से y माइनस जेड गया है, ये बचा y प्लस जेड, बाकी क्या बचा है 1 जेड जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग द वैल्यू ऑफ, अच्छा जीरो का एक्सपेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। वैल्यू ऑफ R1 वी गेट, अच्छा ये वाला जीरो का एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको किसको एक्सपेंड करना है, ये वाला सी, ये एलिमेंट का 1 का, क्योंकि 1 को हम देखेंगे इसमें क्या होता है। वी गेट द फॉलोइंग, क्या मिलेगा देखते हैं। तो देखेंगे, लिखेंगे a इजिकल टू a इजिकल टू क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई तो है, फिर y माइनस जेड है, फिर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, इसका नहीं है, सिर्फ इसका पहले साइन लिख लो। इसका जीरो का पोजीशन साइन क्या है प्लस, इसका पोजीशन साइन क्या है माइनस, इसका पोजीशन साइन क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा +1 होल इंटू क्या है, अच्छा ये जिस रो में है काटो, जिस कॉलम में है काटो, क्या बचता है 1 1 x प्लस वाई y प्लस जेड। अभी इसका वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई होल इंटू
वाई माइनस जेड होल इंटू, इसका वैल्यू निकालते हैं, 1 इंटू समथिंग तो चलो, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होल इंटू वाई माइनस जेड होल इंटू, इसको बोलते हैं क्या होता है, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो वाई वाई कैंसल हो गया, जेड माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल इंटू वाई माइनस जेड होल इंटू जेड माइनस एक्स। तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो गया एक्स माइनस वाई होल इंटू वाई माइनस जेड होल इंटू जेड माइनस एक्स। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, ये प्रूफ करने को पूछा था, तो अभी प्रूव हो गया, तो प्रूफ। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अगर ये समझ में आ रहा है हम आगे जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे आज का, एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ बनाओ, एग्जाम्पल नंबर 8। लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, सो दैट एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 1 1 1, नेक्स्ट में दिया हुआ है पी क्यू आर, नेक्स्ट दिया हुआ है क्यू आर, नेक्स्ट वाला दिया हुआ है थोड़ा, लिखेंगे नेक्स्ट वाला दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू आर, थर्ड में दिया हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, नेक्स्ट थर्ड में दिया हुआ है आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। क्वेश्चन पूछता है इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू कितना है, 0। इसमें थोड़ा डिफिकल्टी है, इसमें क्या करना है बेटा, पहले देखो ये जो क्वेश्चन है, इसको ये वाला फॉर्मूला आप कहीं पर पढ़े हैं, आपको पढ़ा हुआ है, लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, all the rows and columns of a determinant are linear in nature। linear मतलब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो लिखेंगे प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी लिखिए, all the rows and columns of a determinant are linear in nature। लीनियर वाला प्रॉपर्टी पढ़ाया था, लीनियर वाला प्रॉपर्टी मतलब इसको दो प्रॉपर्टी में, दो डिटर्मिनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या करना है, तो लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 पी टी स्क्वायर माइनस क्यू आर, सेकेंड में 1 क्यू क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, नेक्स्ट है 1 आर, नेक्स्ट वन क्या है, आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। ये अगर ये है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, थोड़ा देखिए 1 1 1, फिर पी क्यू आर, फिर है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर
आर स्क्वायर, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। बेटा इसका सबके बाद में कौन सा साइन है, माइनस, तो ये माइनस वाला साइन आ गया। माइनस क्या हो जाएगा, जैसे बनाया है 1 1 1 पी क्यू आर, क्या बचा है क्यू आर, क्यों क्यू आर, ये माइनस चला गया, क्या बचा है क्यू आर, फिर यहां पर माइनस चला गया है पी आर, फिर यहां पर माइनस चला गया है पी क्यू। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अगर इस तरह का केस आ गया, अगर मैं कोई भी, अगर दैट इज इक्वल टू सपोज, और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, यहां पर दो डिटर्मिनेंट आया, कौन कौन सा डिटर्मिनेंट, ये एक डिटर्मिनेंट है और ये एक डिटर्मिनेंट है, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं अगर डेल्टा 1 लिया, इसको डेल्टा 2 लिया, तो a इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अगर मैं किसी हिसाब से प्रूफ कर लूं डेल्टा 1 जो है, ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन वही है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि मेरे को प्रूफ करना है डेल्टा 1 मतलब ये ऊपर वाला केस और डेल्टा 2 ये वाला केस दोनों इक्वल है। अगर मैं प्रूव कर दूं डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो मेरे को सिर्फ यही प्रूव करना है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इजिकल टू 0, या नहीं तो मेरे को प्रूव करना है डेल्टा 1 इजिकल टू डेल्टा 2। अगर डेल्टा 1 इजिकल टू डेल्टा 2 हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे इफ डेल्टा 1 इजिकल टू डेल्टा 2 देन द वैल्यू ऑफ a इजिकल टू 0। तो अभी देखेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 के साथ सेम है या नहीं, इसको प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1p, तो हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है 1p p स्क्वायर 1q q स्क्वायर और 1r r स्क्वायर इजिकल टू, क्या प्रूफ करना है, 1p qr 1q pr और 1r pq, ये दोनों सेम है, हमको प्रूव करना है। अगर हम ये दोनों को सेम प्रूव कर दे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी देखते हैं, अगर मैं सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करता हूं, सेकेंड वाला मतलब ये वाला, समझ में आ गया? तो देखेंगे ये वाला कौन सा है, मैं बताया था ये वाला को हम बोलते हैं डेल्टा 1 और ये वाला को बोलते हैं डेल्टा 2। डेल्टा 2 और डेल्टा 1 सेम कर दें तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे लेट डेल्टा 2 इजिकल टू कितना है, 1 p q r, नेक्स्ट 1 q p r, नेक्स्ट 1 r p q। अच्छा थोड़ा देखिए, अगर मैं R1 में क्या करूं, R1 में, अच्छा R1 में मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 निकला है, p q r निकला है, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर निकला है। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, R1 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, p मल्टीप्लाई कर दूं, R1 में p मल्टीप्लाई करूं और 1 बाई पी डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। R2 में q मल्टीप्लाई करूं और 1 बाई क्यू डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R3 में क्या मल्टीप्लाई करूं, R3 में r मल्टीप्लाई करूं और 1 बाई क्यू क्या कर दूं, 1 बाई r क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं।
बेटा समझ में आ रहा है क्या? कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो देखते हैं अभी। तो लिखेंगे तो मल्टीप्लाइंग multiplying P in R1, Q in R2 and R in R3 and dividing whole by 1 by PQR, क्योंकि 1 by P, 1 by Q, 1 by QR, 1 by PQR we get क्या मिलेगा? अच्छा, डेल्टा 2 इजिकल टू, हाँ एक मिनट बेटा, 1 by P मल्टीप्लाई हुआ है 1 by P, 1 by Q और 1 by R था। फास्ट में मेरे को मल्टीप्लाई कर दिया R1 में क्या P, तो 1 था, P मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा P। P था, P मल्टीप्लाई हो गया P स्क्वायर। QR था, P मल्टीप्लाई हो गया P QR। बात समझ में आ रहा है? अभी सेकेंड केस में क्या मल्टीप्लाई किया? Q। फर्स्ट केस में 1 था, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q। सेकेंड केस में Q था, ये हो जाएगा Q स्क्वायर। थर्ड केस में PR था, हो जाएगा PQR। अच्छा, नेक्स्ट केस 1 था, क्या मल्टीप्लाई किए? R, तो ये हो गया R। थर्ड सेकेंड केस R था, R मल्टीप्लाई हो गया R स्क्वायर। थर्ड केस PQ था, R मल्टीप्लाई हो गया PQR। कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है क्या? 1 by P, 1 by Q, 1 by R तो पहले ले लिए, फिर P ऊपर में मल्टीप्लाई किए, Q नीचे में मल्टीप्लाई किए, R लास्ट में मल्टीप्लाई किए, तो ये हमको मिल गया। अगर ये मिल गया, अभी थोड़ा देखो कुछ कॉमन जा सकता है क्या? ये C1, C2, C3, हाँ सर कॉमन जा सकता है। C3 से PQR कॉमन जाएगा, तो लिखेंगे टेकिंग PQR कॉमन फ्रॉम C3 we get, C3 से PQR कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? डेल्टा 2 इजिकल टू, ये हो जाएगा 1 बाई PQR था इंटू PQR कॉमन चला गया, PQR होल इंटू, तो C3 से गया ना, तो C3 मतलब C1 जो था वही रहेगा, PQR, P स्क्वायर R स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें रहेगा PQR चला गया तो 1, इसमें 1, इसमें 1। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अभी हमको PQR और PQR क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, तो हमको मिल गया डेल्टा 2 इजिकल टू ये वाला चीज, क्या वाला चीज? PQR, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर 1 1 1। अच्छा, हमको पता है अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसका कोई दो रो या दो कॉलम को अदला बदली कर दो, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट द साइन विल चेंज। समझ में आ रहा है क्या? तो लिखेंगे प्रॉपर्टी इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of the determinant is interchanged, the value of the determinant remains same
but sign is changed. बेटा देखो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट मिला है ये है C1, ये है C2, ये है C3। अगर मैं C2 को C3 में कन्वर्ट कर दूं और C3 के जगह पर C2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा लेकिन वैल्यू सेम रहेगा। तो देखेंगे तो लिखेंगे हाँ हमको लिखना है इफ C2 is interchanged with C2 is interchanged with C3 we will get क्या मिलेगा, डेल्टा टू इज इक्वल टू, वैल्यू सेम रहेगा लेकिन साइन बदल जाएगा। इसका मतलब साइन प्लस था, साइन हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू चेंज कर दो P Q R, फिर क्या था, अच्छा C2 के जगह पर C3 आ जाएगा, C3 के जगह पर C2 आ जाएगा, बदल लो तो आ जाएगा क्या, फर्स्ट में 1 1 1, फिर आ जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। बेटा अभी देखो कितना कॉलम है, अभी 3 कॉलम है सर, C1 C2 C3। अगर मैं C2 को C1 के साथ बदल दूं फिर एक बार वैल्यू सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इफ C1 is again interchanged with C2 we will get, क्या मिलेगा, हमको पता है डेल्टा टू इज इक्वल टू, अच्छा वैल्यू सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा, साइन तो माइनस था, फिर और एक बार माइनस वाला क्या हो जाएगा, साइन माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन बदल गया, पहले माइनस था, माइनस साइन बदलकर प्लस हो गया, तो क्या हो गया, प्लस इंटू पी नहीं, ये तो चेंज हो गया, ऑल्टरनेट हो गया, C1 बदल गया C2 के साथ तो हो गया 1, लिखेंगे 1 1 1 P Q R P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। बेटा ये तो था डेल्टा 1, समझ में आ गया, तो लिखेंगे और डेल्टा 2 इज इक्वल टू, कितना आया 1 P स्क्वायर, क्योंकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 1 Q स्क्वायर, नेक्स्ट 1 R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1। तो हमको प्रूव हो गया, देयरफॉर डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, हम निकाले थे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, डेल्टा 1 जो है डेल्टा 2 वही है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, और अगर ये सपोज ये 5 है, ये 5 है, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, ये 6 है, ये 6 है, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, क्योंकि ये दोनों सेम है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 0। समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 0, यही तो हमको निकालना था, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0, तो इट्स प्रूव्ड। ओके सो वी हैव सॉल्व्ड। आज के क्लास में क्या क्या पढ़े थोड़ा समरी करते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पढ़े क्या, आज हम पढ़े हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्टीज इन डिटर्मिनेंट्स फॉर सॉल्विंग इट्स वैल्यू। एक डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए कैसे प्रॉपर्टी का इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके ऊपर 6-7 प्रॉब्लम किए। समझ में आ रहा है क्या? सो विद दिस
I want to conclude my session. Before concluding my session, let me first repeat, if you have not subscribed my YouTube channel, kindly subscribe my YouTube channel. My channel is Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press like button. And subscribe button. If you like my videos, and if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. With this, I conclude my session today. Thank you. Thank you all. Thank you for watching my videos. Thank you. Have a nice day.